एक अटैची और एक बिस्तर, बस यही संपत्ति समेटकर वे अंधेरी रात में घर छोड़कर चले गए थे। 6 लोग, वह, उसकी पत्नी, 2 अबोध बच्चे और 2 असहाय वृद्ध, जिनका बोझ उसे जीवन में पहली बार महसूस हो रहा था। अम्मी, हम इस अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हैं? जाते समय 8 साल की बच्ची ने माँ से पूछा था। नरक में, कजरी, तुम चुपचाप नहीं बैठ सकती? माँ ने खींचते हुए उत्तर दिया था। बच्ची का मुंह बंद करने के लिए ये शब्द पर्याप्त थे। कहाँ जा रहे थे उन्हें स्वयं मालूम न था। कांपते हाथों से पत्नी ने मुख्य द्वार पर सांकल चढ़ा दी और फिर कुंडी में ताला लगाकर उसे 2-3 बार झटका देकर अपनी ओर खींचा। जब ताला खुला नहीं तो उसने संतुष्ट होकर गहरी सांस ली कि चलो अब मकान सुरक्षित है। धीरे धीरे सारा परिवार न जाने रात के अंधेरे में कहाँ खो गया। ताला कोई भी तोड़ सकता था, अब यहाँ कौन किसको रोकने वाला था? ताला स्वयं में सुरक्षा की गारंटी नहीं होता, सुरक्षा करते हैं आसपास के लोग, जो स्वेच्छा से पड़ोसियों के जान माल की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। लेकिन यहाँ पर परिस्थितियों ने ऐसी करवट बदली थी कि पड़ोसियों पर भरोसा करना भी निरर्थक था। उन्हें अपनी जान के लाले पड़े हुए थे, दूसरों की रखवाली क्या करते? अगर वे किसी को ताला तोड़ते देख भी लेते तो उनकी भलाई इसी में थी कि वे अपनी खिड़कियां बंद करके चुपचाप अंदर बैठे रहते, जैसे कुछ देखा ही न हो। फिर ऐसा खतरा उठाने से लाभ भी क्या था? तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर। कई महीने ताला अपने स्थान पर यूं ही लटकता रहा। समय बीतने के साथ साथ उस निर्वासित परिवार के वापस आने की आशा धूमिल पड़ती गई। मकान के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति लालची नजरों से ताले को देखता रहता और फिर अपने मन में सोचता कि काश यह ताला स्वयं ही टूटकर गिर जाता और दोनों कपाट स्वयं ही खुल जाते। फिर एक दिन धाई की आवाज़ के साथ लोहा लोहे से टकराया। महीनों से लटके ताले की अतरिया बाहर आ गई। किसी अज्ञात व्यक्ति ने अमावस्या के अंधेरे की आड़ लेकर ताला तोड़ दिया। सभी ने राहत की सांस ली। वे आश्वस्त थे कि कम से कम उनमें से कोई इस अपराध में शामिल नहीं है। ताला जिस आदमी ने तोड़ा था वह एक खूंखार आतंकवादी था, जो सुरक्षा कर्मियों से छिपता छिपता इस घर में घुस गया था। खाली मकान ने रात भर उसको अपने आंचल में पनाह दी थी। अंदर आते ही अपने कंधे से राइफल उतारकर कुर्सी पर ऐसे फेंक दी जैसे वर्षों की बोझिल और घृणित जिंदगी का बोझ हल्का कर रहा हो। उसके बाद उसने अपने भारी भरकम शरीर को भी उसी घृणा से नरम बिस्तर पर गिरा दिया और कुछ ही मिनटों में अपने सुध-बुध खो बैठा। आधी रात को वह भूख और प्यास से तड़प कर उठ बैठा। सामने कुर्सी पर रखी राइफल न तो उसकी भूख मिटा सकती थी और न ही प्यास। साहस बटोरकर उसने सिगरेट सुलगाई और उसी धीमी रोशनी के सहारे किचन में जाकर पानी ढूंढने लगा। जैसे तैसे उसने मटके में से कई माह पहले भरा हुआ पानी निकालकर गटागट पी लिया। फिर एक के बाद एक कई माचिस की तिलियां जलाकर खाने का सामान ढूंढने लगा। किचन पूरी तरह से खाली था, कहीं पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ भी नहीं छोड़ा है घर में, सब लेकर भाग गए हैं। उसके मुंह से सहसा निकल पड़ा। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी अलमारी पर पड़ी जिसमें कई चेहरों की बहुत सारी तस्वीरें सजी हुई थी। उन पर चढ़ी हुई फूल मालाएं सूख चुकी थी। तस्वीरों के सामने एक थाली थी जिसमें 5 मोटे और मीठे रोट पड़े थे, जो भूखे खतरनाक आतंकवादी की भूख मिटाने के काम आए। पेट की भूख शांत कर वह निश्चिंत होकर सो गया। सुबह होने से पहले उसने मकान में रखे हुए ट्रंकों, संदूकों और अलमारियों की तलाश ली। भारी भरकम सामान उठाना खतरे से खाली न था। वह तो केवल रुपयों और गहनों की तलाश में था, मगर उसके हाथ कुछ भी न लगा। निराश होकर उसने फिर घर वालों को एक मोटी सी गाली दी और अपने मिशन पर चल पड़ा। दूसरे दिन सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि एक खूंखार आतंकवादी ने इस मकान में पनाह ली है। उनका संदेह विश्वास में उस समय बदला जब उन्होंने कुंडे में टूटा हुआ ताला देखा। उन्होंने मकान को घेर लिया, गोलियां चलाई, गोले बरसाए, आतंकवादियों को बार बार ललकारा और जब कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई तो 4 सिपाही अपनी जान पर खेलते हुए अंदर घुस गए। बेबस मकान गोलीबारी से छलनी हो गया, मगर बेज़बानी के कारण कुछ भी बोल न पाया। खैर, वहाँ तो कोई भी न था। सिपाहियों को आश्चर्य भी हुआ और बहुत क्रोध भी आया। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं। एक जवान ने सूबेदार को रिपोर्ट दी। कहीं छिप गया होगा, पूरा चेक करो, भागने न पाए। सूबेदार कड़क कर बोला। उन्होंने सारे मकान की तलाशी ली, सभी बक्से संदूकों को उल्टा पलटा। कमरे में चारों ओर गर्म कपड़े, स्वेटर, बच्चों की यूनिफॉर्म, बर्तन और अन्य वस्तुएं जगह जगह बिखर गई।
जब कहीं कुछ न मिला तो क्रोध में आकर उन्होंने फर्नीचर और टीन के ट्रंक पर ताबड़तोड़ डंडे बरसाकर अपने गुस्से को ठंडा किया और फिर निराश होकर चले गए। उस दिन के बाद मकान में घुसने के सारे रास्ता खुल गए। लोग एक दूसरे से नजरें बचाकर एक के बाद एक अंदर घुस जाते और माल लूट कर चले आते। पहली किस्त में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, कूलर, स्टील के बर्तन और कपड़े निकाले गए। फिर फर्नीचर की बारी आई। सोफा, मेज, बेड, अलमारी और कुर्सियां। यह लूट का क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि सारा घर खाली न हो गया। उस समय मकान की हालत ऐसी अबला नारी सी लग रही थी जिसका कई गुंडों ने मिलकर बलात्कार किया हो और फिर खून से लथपथ उसकी अधमरी देह को बीच सड़क पर छोड़कर भाग गया हो। मकान में अब कुछ भी न बचा था। फिर भी एक पड़ोसी की नज़र देवदार की लकड़ी से बनी हुई खिड़कियों और दरवाजों पर पड़ी। रात को बाप बेटे इन खिड़कियों और दरवाजों को उखाड़ने में ऐसे लग गए कि किसी को कानो कान खबर न हुई। सूरज की किरणें निकलने से पहले ही उन्होंने मकान को आग के हवाले कर दिया ताकि लोगों को यह शक भी न हो कि मकान के दरवाजे और खिड़कियां पहले से ही निकाली जा चुकी है और शक की सुई सुरक्षा बलों की तरफ इशारा करे, क्योंकि मकान की तलाश उन्होंने ली थी। आसपास रहने वालों को ज्यों ही पता चला कि मकान जल रहा है और आग की लपटें अनियंत्रित होती जा रही है, उन्हें अपने अपने घरों की चिंता सताने लगी। वे जल्दी जल्दी पानी से भरी बाल्टियां ले लेकर अपने घरों से बाहर निकल आए और आग पर पानी छिड़कने लगे। किसी ने फायर ब्रिगेड को भी सूचना दे दी। उनकी घबराहट यह सोचकर बढ़ने लगी कि कहीं आग की ये लपेटें उनके घरों को राख न कर दे। मकान जो पहले से ही असहाय और बेबस था, मुँह खड़ा घंटों आग के शोलों के साथ जूझता रहा। शोले, धुआं, कोयला। दिल फिर भी मानने को तैयार न था कि इस मलबे में अब भी कुछ शेष नहीं बचा है। कुछ न कुछ कहीं न कहीं ज़रूर होगा। आखिर इतने बड़े मकान में कहीं कोई चीज़ तो होगी जो किसी के काम आएगी। दिल गवाही देता। एक अधेड़ उम्र की औरत ने मलबे में धंसी हुई टीन की जली हुई चादरों को देख लिया। उसने अपने 2 जवान बेटों को आवाज़ दी। देखते ही देखते उसने सारी चादरें उठवा ली और स्वयं सजदे में लीन हो गई। टीन की चादरें गौशाला की मरम्मत के काम आ गई। एक और पड़ोसी ने बची-कुची ईंटें और पत्थर उठवाकर अपने आंगन में छोटा-सा शौचालय बनवा लिया। कुछ दिन बाद एक गरीब विधवा वहाँ से गुजरी। उसकी निगाहें मलबे के उस ढेर पड़ी। यहाँ-वहाँ अधजली लकड़ियाँ और कोयले दिखाई दे रहे थे। उसे बीते हुए वर्ष की सर्दी याद आ गई। सोचते ही सारे बदन में कपकपी सी महसूस हुई। उसने आने वाले जाड़े के लिए अधजली लकड़ियाँ और कोयले बोरे में भर लिए और वापस अपने रास्ते पर चली गई। मकान की जगह अब केवल राख का ढेर ही रह गया था। पास पड़ोस के बच्चों ने उसे खेल का मैदान बना लिया। हर रोज स्कूल से वापस आकर बैट और विकेट उठाए बच्चे चले आते और फिर क्रिकेट का मैच शुरू हो जाता। हमेशा की तरह उस दिन भी 4 लड़के आए। एक लड़का विकेट गाड़ने लगा। विकेट जमीन में घुस नहीं रहे थे, अंदर कोई चीज़ अटक रही थी। उसने छेद को और चौड़ा किया, फिर अपना सिर झुकाकर अंदर झाँका। सूर्य की रोशनी में कोई चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी। वह बहुत खुश हुआ। इस बीच शेष लड़के भी उसके इर्द-गिर्द एकत्रित हो गए। उन्होंने भी बारी-बारी से छेद के अंदर देखने की कोशिश की और उस चमकती वस्तु को देखते ही उनकी आँखों में चमक आ गई और मन में लालच ने पहली बार अंगड़ाई ली। हो न हो सोने का कोई जेवर होगा। हर एक के मन में यही विचार आया, लेकिन कोई भी इस बात को ज़बान पर नहीं लाना चाहता था। पहले लड़के ने विकेट की नोक से वस्तु के इर्द-गिर्द खोदना शुरू कर दिया। दूसरा लड़का दौड़कर अपने घर से लोहे की कुदाल-नुमा एक वस्तु लेकर आ गया और उसको पहले लड़के को सौंप दिया। पहला लड़का अब कुदाल से लगातार खोदने लगा, जबकि बाकी लड़के उत्सुकता और बेचैनी से मन ही मन यह दुआ मांगते रहे कि काश कोई जेवर निकल आए और उनको खूब सारा पैसा मिल जाए। खुदाई पूरी हो गई। इससे पहले कि पहला लड़का अपना हाथ सुराख में डालता और गुप्त खजाने को बाहर निकालता, दूसरी ओर से सुरक्षा बलों की आवाज़ सुन और आते देख सारे लड़के भाग खड़े हुए, मन में अगले मौके की तलाश लिए।